नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर न्यूक्लियर बम की धमकी दी। आज पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रही तो न्यूक्लियर वॉर होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इंडस बेसिन के पानी को लेकर धमकी दी। शहबाज शरीफ ने कहा यह पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, अगर इस लाइफलाइन को रोका गया तो वास्तव में जंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कहा वो किसी गलतफहमी में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता रहेगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई बात नहीं होगी। मोदी ने कहा कि भारत अब एटम बम की धमकियों से नहीं डरेगा। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तर्कस का सिर्फ एक तीर है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो भारत आतंकवाद का फन कुचलने के लिए और भी बड़े और कड़े एक्शन लेगा। पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने माना कि पिछली बार भारत ने बहुत फुर्ती से हमला किया था और पाकिस्तान को समझने का वक्त भी नहीं मिला था। अगर हालात बिगड़े तो इस बार पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को मीडिएट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। शमशाद मिर्जा का डर वाजिब है, क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारी सेना की तैयारी से ही दुश्मन सख्ते में आ गया था। अगर फुल एक्शन हो जाता तो आज हालात कुछ और होते, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। मैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी से। मोदी ने आज पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो इस बार अंजाम और भी बुरा होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कानपुर की पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा भारत के एक्शन की वजह से पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हुआ, सीज फायर के लिए रोया, गिड़गिड़ाया, तब जाकर भारत ने युद्ध रोका। लेकिन पाकिस्तान किसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए, और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बताया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था, उसका एक सबूत आज खुद पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत बेहद पतली हो गई थी। सिंगापुर में जनरल मिर्जा ने कहा लंबे वक्त के बाद भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आमने सामने थे। पाकिस्तान के शहरों पर हमले हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया। जनरल मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान पर भारत ने इतना जबरदस्त और इतनी फुर्ती से अटैक किया कि पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि पाकिस्तान के जनरल ने कहा
सीज फायर के बाद से बॉर्डर पर अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन भारत से बात करने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ डीजीएमओ की लाइन है। अब अगर हालात फिर बिगड़े तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बीच बचाव करने का मौका भी नहीं मिलेगा। We are coming back to we have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. And India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, it so has both to be sides are in the process of yes, both reducing sides. Both sides. Raju, this was, I would say, an escalation, an escalatory war, which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. And on the other hand, there are crisis management mechanisms which are totally absent. Less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाया। ताजिकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु समझौता सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबाया है। शहबाज ने कहा कि इंडस बेसिन का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन को रोका गया तो फिर असल में जंग होगी। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never, will not allow the red line to be crossed. इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत के टफ स्टैंड से घबराए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों को समझाने की गुहार लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत को समझाओ, इंटर वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने को लेकर ह्यूमैनिटी का बड़ा कितना नुकसान हो जाएगा, इंसानियत के खिलाफ है ये। शहबाज शरीफ के बाद उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार की बात आपको सुनवाता हूं। उन्होंने हांगकांग में यही बात कही। इसाक डार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ा। We have seen grave crisis due to blatant disregard for diplomacy, international law and mediation. Our eastern neighbors' recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as Indus Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. These unjustified acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. आज न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के अड्डे कहीं भी हो, वो भारत के लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं, और अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो एटम बम दिखाकर भारत को डरा देगा तो ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। Times have changed and our resolve is much stronger now.
terrorism epicenters are no longer immune. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. We will never give in to nuclear blackmail, and whatever decisions have to be taken in India's national interest are taken and will continue to be taken. एस जयशंकर ने, नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सरगोधा में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था और बता दिया था कि पाकिस्तान के परमाणु बम भी भारत की पहुंच से दूर नहीं है। ऑस्ट्रिया के डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर ने कहा था कि सरगोधा में किराना हिल्स पर भारत के अटैक से साफ है कि पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर वॉरहेड भारत की पहुंच में है और जंग की सूरत में पाकिस्तान के लिए इनका इस्तेमाल कर पाना मुमकिन नहीं होगा। It appears to be making clear that India is through its intelligence services. ऐसा लग रहा है कि भारत को बखूबी पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर क्या हो रहा है। भारत अपनी खुफिया एजेंसियों की एक्टिविटीज के जरिए ये जानता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां और किस स्थिति में है। भारत को वहां की गतिविधियों की काफी हद तक जानकारी है। भारत की जानकारी इतनी अच्छी है कि इस संघर्ष के आखिरी दिनों में, बल्कि ये कहें कि ये संघर्ष खत्म ही तभी हुआ जब आखिरी दिन भारत ने पाकिस्तान के अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर हमला किया, जो शायद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का अड्डा है। अब भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत नहीं कर सकता। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सुरक्षा में पिछले 20 साल में कोई बदलाव नहीं आया है और भारत उसकी एटमी फैसिलिटीज में एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत कितना खुलकर पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमले कर सकता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों राजी हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी और एयरफोर्स ने ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, नेवी को तो एक्शन में आने का मौका ही नहीं मिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को 1971 की जंग याद है, जब इंडियन नेवी की ताकत ने उसके 2 टुकड़े करा दिए थे। अगर इस बार नेवी अटैक करने पर आती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। इसीलिए पाकिस्तान ने सीज फायर करने में ही अपनी भलाई समझी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीज फायर की पेशकश पाकिस्तान ने की थी। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सामने कंडीशन रखी। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए गंभीर है तो उसे सबसे पहले हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर को भारत को सौंपना चाहिए। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों को खत्म करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करता, उसकी जमीन से आतंकवाद जारी रहता है, तो फिर इसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार रहे। पाकिस्तान को जब समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। आज अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमला करवाकर जम्मू कश्मीर में हो रहे
विकास को रोकने की साजिश की गई। जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा भले ही ठहराव आया हो, लेकिन ये सिर्फ कुछ वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट ऐसे हमलों से रुकेगा नहीं। अमित शाह जम्मू के पुंछ में थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पुंछ में जबरदस्त शेलिंग की थी। 14 भारतीय नागरिक इन हमलों में मारे गए थे। अमित शाह पुंछ के सिंह सभा गुरुद्वारे और गीता भवन मंदिर भी गए। पाकिस्तान ने इन दोनों धार्मिक स्थलों को टारगेट किया था। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब उसके एयरबेस तबाह करके भारत ने दे दिया है। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। और बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया। भारत की चौतरफा मार से बेहाल पाकिस्तान अब अमेरिका की चापलूसी करके अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की पूरी सरकार इस वक्त क्रिप्टो करेंसी पर जोर दे रही है। इसके लिए बाकायदा एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। असल में पाकिस्तान को पता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के फैन हैं। उनके 2 बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में हैं। ट्रंप के बेहद करीबी कारोबारी और कैबिनेट के मेंबर स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़े हैं। खुद ट्रंप भी इस कंपनी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से क्रिप्टो करेंसी का एग्रीमेंट किया है। और यही नहीं, पाकिस्तान खुद को क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा बाजार बताकर ट्रंप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी ओरिजिन के युवा कारोबारी बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो मिनिस्टर और वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्पेशल एडवाइजर बनाया है। अब एक खबर जो पूरी दुनिया को समझने की और सावधान करने वाली है। जैसे जैसे तकनीक डेवलप हो रही है, वैसे वैसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के बारे में बताया है, आगाह किया है। लेकिन अब तो एआई इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि बड़े बड़े जानकार इसकी झांसे में फंसते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइस भी इसकी शिकार हो गई हैं। किसी ने सुसी वाइस के फोन को हैक करके उनका एक एआई जनरेटेड मैसेज उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भेज दिया। किसी से इंफॉर्मेशन मांगी गई, तो किसी से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने को कहा गया, और किसी से रैंडम सवाल पूछे गए। सुसी वाइस के नाम से ये एआई जनरेटेड मैसेज ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर्स को और अमेरिका के कई पार्लियामेंट के मेंबर्स को भेजा गया। कुछ लोगों को शक हुआ, उन्होंने इसकी खबर एफबीआई को दी। अब इस मामले की जांच एफबीआई कर रही है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चला है कि सुसी वाइस की तरफ से ये एआई जनरेटेड मैसेजेस किसने भेजे, लेकिन इस घटना के बाद एफबीआई ने लोगों को एआई जनरेटेड मैसेजेस से सावधान रहने को कहा है। ओडिशा से आज हैरान करने वाली तस्वीरें आई। भुवनेश्वर में एक चीफ इंजीनियर के घर विजिलेंस का छापा पड़ा, तो उसने अपने फ्लैट की खिड़की से नोटों की गड्डियां बाहर फेंकना शुरू कर दिया। असल में ओडिशा में रूरल वर्क्स डिवीजन के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के खिलाफ विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर स्पेशल जज विजिलेंस ने एक सर्च वारंट जारी किया। वारंट जारी होते ही विजिलेंस की टीम बैकुंठ नाथ सारंगी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची। लेकिन जैसे विजिलेंस की टीम भुवनेश्वर के उस फ्लैट पर पहुंची जहां बैकुंठ नाथ खुद मौजूद था, उसने टीम को देखते ही अपने फ्लैट की खिड़की से
नोटों के बंडल बाहर फेंकने शुरू कर दिए ताकि उसके घर से नोटों की रिकवरी न हो पाए। कुछ ही देर में विजिलेंस की टीम ने सभी नोटों के बंडल बरामद कर लिए। विजिलेंस विभाग ने चीफ इंजीनियर भुवनेश्वर के फ्लैट से करीब 1,20,00,000 रुपए कैश बरामद किए। इसके अलावा अंगुल में उसके पैतृक घर से 1,30,00,000 रुपए रिकवर किए गए। कुल मिलाकर उसके पास से 2.5 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और महंगी घड़ियां भी बरामद हुई हैं। विजिलेंस की टीम ने जब इस इंजीनियर के घर पर छापा मारा तो नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि गिनती करने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस आपको याद होगा, इसकी बहुत चर्चा हुई थी। आज कोटद्वार कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 एम्प्लॉइज सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा दी है। तीनों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसे नहर में धक्का देकर जान से मार दिया गया था। 7 दिनों के बाद उसकी लाश बरामद हुई। हत्या की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने SIT बनाई। कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता की मां ने कहा कि अंकिता की आत्मा को शांति मिली होगी, लेकिन वो चाहती हैं तीनों दोषियों को फांसी की सजा मिले और इसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है।